नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। कच्चे तेल में भारी उतार चढ़ाव, वजह ओपेक की बैठक की जो तारीख है वो आगे बढ़ने का ये रिएक्शन है। बैठक 26 नवंबर को होनी थी, अब वो 30 को है। अमेरिकी बाजारों में बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। वजह थैंक्सगिविंग की छुट्टी से पहले मजबूत एक्शन। शेयर बाजार की अगर बात की जाए, भारतीय शेयर बाजार की, तो आज जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है। प्रमुख जो इंडेक्स हैं वो अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते हरे निशान में खुल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआत हुई थी वो 19,900 के लेवल्स के पास हुई थी। एशिया और अमेरिकी वायदा बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। और कल की अगर बात की जाए तो 92 अंक ऊपर चढ़कर 66,023 के लेवल पर सेंसेक्स हुआ था बंद। इन सभी खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन एक रुख सबसे पहले आर्थिक टॉप लाइंस पर। वित्त वर्ष 2031-32 तक 80 गीगावाट थर्मल पावर क्षमता जोड़ना है सरकार का लक्ष्य। बिजली की मांग में वृद्धि के चलते लिया गया निर्णय। एक हफ्ते चली उथल पुथल के बाद ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन की वापसी। कंपनी में सीईओ के पद पर ज्वाइन करने जा रहे हैं सैम, और उन्हें बोर्ड में भी किया जा सकता है शामिल। डिजिटल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों को लेकर बढ़ी शिकायतें। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर के दौरान डिजिटल मीडिया पर आपत्तिजनक विज्ञापनों की हिस्सेदारी रही सर्वाधिक। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल हरे निशान के साथ बंद हुए थे भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत दबाव के साथ हुई है भारतीय शेयर बाजारों की। ये प्रमुख आर्थिक खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। तो लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ओपन एआई के चलते जो उथल पुथल देखने को मिली है सैम ऑल्टमैन को लेकर, उससे मुतल्लिक एक नया फैसला है। उनकी वापसी जल्द हो सकती है और वो सीईओ का जो पद है उस पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और चैट जीपीटी जो बनाना है उसमें ये फाउंडर सैम ऑल्टमैन है जिनकी वापसी अब हो रही है, और ये बात खुद ओपन एआई ने कंफर्म की है। सैम की वापसी के लिए ओपन एआई में एक नया बोर्ड गठित किया गया और ओपन एआई की तरफ से सैम ऑल्टमैन को पिछले हफ्ते बाहर कर दिया गया था। इसके बाद कंपनी के स्टाफ का विरोध तेज हो गया और सैकड़ों स्टाफ सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइनिंग की बात भी सामने आई थी। उन्होंने शर्त रखी कि जिस बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त किया उसे हटाया जाए और सैम ऑल्टमैन को कंपनी में जल्द वापस लाया जाए। इसके बाद कंपनी ने सैम ऑल्टमैन की वापसी की कोशिशें तेज की। ओपन एआई में वापसी को लेकर सैम ऑल्टमैन ने कहा कि मुझे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो बहुत कुछ किया है वो उस टीम को एकजुट रखने और कंपनी के मिशन को आगे बढ़ाने के मकसद से लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइनिंग को लेकर सैम ऑल्टमैन ने कहा कि मेरी और मेरी टीम के लिए एक अच्छा निर्णय है और अब मैं ओपन एआई में वापस लौटने को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। तो वापस हो सकती है जिस तरह से ये फैसला लिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका जो काम है वो लगातार उसको लेकर खुश है, जिसका जिक्र उन्होंने किया। वापस रुक करते हैं, हम तमाम देखते हैं कि बाजार किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला रुख गिफ्ट निफ्टी का लेते हैं। क्या लेवल्स है गिफ्ट निफ्टी के? गिफ्ट निफ्टी का लेवल 19,891, 6 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। सपाट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्यूज शुरुआती थे वो पॉजिटिव थे, लेकिन अब देखिए सेंसेक्स वापस जो ओपनिंग सेंसेक्स की थी वो 88 अंकों की बढ़त के साथ 66,112 का लेवल है और रिबाउंड होता हुआ हम देखेंगे भारतीय शेयर बाजारों में। ये सेंसेक्स का ओपनिंग था। निफ्टी की ओपनिंग में भी हरे निशान से ओपनिंग हुई है। 19,842 का लेवल, 30 अंकों की बढ़त यहाँ देखी जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो अगर हम तमाम बाजारों को देखें, अमेरिकी बाजारों की बात कीजिए जिस पर अभी हम आगे भी रुक लेंगे, उनमें पॉजिटिव संकेत मिले। लेकिन अब रुक करते हैं तमाम उन स्टॉक्स का। ये देखिए, ये मार्केट अपडेट है और अभी का जो करंट लेवल है वो सेंसेक्स 66,208, 185 अंकों की बढ़त। निफ्टी भी 50 अंकों की बढ़त के साथ, यानी कि गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज को फॉलो करते हुए भारतीय शेयर बाजार भी नजर आए। रुख उन तमाम सपोर्टिव शेयर्स का जो भारतीय शेयर बाजार को सपोर्ट करें। बजाज ऑटो चार्ट को लीड करता हुआ, आयशर मोटर्स यानी जो ऑटो पैक है उसमें मजबूती, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम जो काउंटर्स हैं वो मार्केट को सपोर्ट, चीयर अप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक काउंटर्स पर नजर डालना लाजमी है जो कहीं ना कहीं मार्केट पर दबाव बनाए हुए हैं। उन काउंटर्स का भी रुख लेते हैं। तो टॉप लूजर्स में सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज, 3 अहम
डिफेंसिव स्टॉक्स, यानी कि जब हम फार्मा की बात करते हैं, क्योंकि जनरली यूएस FDA से तमाम कुछ रेगुलेशंस को लेकर फैसले आते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो ये फार्मा काउंटर्स है वो प्रभावित होते हैं। अल्ट्रा, सिमको और भारती एयरटेल, तमाम ये काउंटर्स जो बाजार पर दबाव बनाए हुए। एक रुख करते हैं हम अब कि कैसे अमेरिका में कल कारोबार हुआ। देखिए, डाउ जो है वो गिरावट के साथ बंद हुआ, नैस्डैक में बढ़त और S&P 500 में भी बढ़त देखी गई। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि थैंक्स गिविंग को लेकर जो छुट्टी का माहौल है, IT शेयर्स में ज़बरदस्त रनअप देखा गया। और आज यूरोपियन मार्केट्स पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर कैक्स और डैक्स को अगर छोड़ दें तो FTSE में मामूली दबाव देखा गया है। हालांकि अमेरिकी बाज़ारों में जिस तरह से जो उनका कंज्यूमर डेटा आया है उसने बाज़ार के मूड को संभाला, उसी का असर हम तमाम जो वैश्विक बाज़ार हैं या यूरोपियन बाज़ारों की बात करें उस पर देखने को मिला। अच्छा, जापानी बेंचमार्क निकाई जो है वो इस वक्त 97 अंकों की बढ़त के साथ हैंग सेंग में दबाव और कॉस्पी एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वर्कर्स डे को लेकर छुट्टी भी है आगे जापानी बेंचमार्क निकाई की, तो उस पर भी रहेगी हमारी नज़र कि तमाम जो बाजार हैं वो एक दायरे में कारोबार करते हुए लेकिन पॉजिटिव संकेत देते हुए। रुख अब करते क्रूड का, क्योंकि क्रूड में हमने देखा कि जो बैठक जो टली है उसका असर आप देखिए ब्रेंट क्रूड पर 1% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड यहाँ पर। और मीटिंग जो है वो 26 की जगह 30 को है, तो अब उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं मिडिल ईस्ट की टेंशंस को देखकर, इस पर भी हमारी नज़र रहने वाली है। तो देखिए, ये तमाम कारोबारी यानी कि जो मार्केट से जुड़े अपडेट्स थे वो हमने आपसे साझा किए हैं, जिसमें ये ब्रेंट क्रूड का प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे आज का फोकस किस पर है। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और इकोनॉमी टुडे में अब वक्त हो चला है आज के फोकस पर चर्चा करने का। तो बात करेंगे आज G20 की वर्चुअल समिट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वर्चुअल G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देश और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रमुख हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो रिपोजिटरी तैयार है उसका विश्व बैंक द्वारा तैयार वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 की जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, एक दशक में जो काम किया गया है खासतौर पर DPI को लेकर, उसमें परिवर्तनकारी जो प्रभाव है उसकी प्रशंसा हुई है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। G20 देशों ने सितंबर में हुई बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का जो फैसला लिया उसका असर अब नजर आने लगा है। G20 की वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि रिपोजिटरी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा भारत ग्लोबल साउथ देशों में UPI सेवाएं प्रदान करने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा प्रारंभिक राशि के रूप में $25 मिलियन की राशि की देने की भी बात कही। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी में 16 देशों के 50 से भी ज्यादा DPI जुड़ गए। नई दिल्ली समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का निर्णय लिया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि रिपोजिटरी तैयार हो गई है। इसमें 16 देशों के 50 से भी ज्यादा DPI जुड़ गए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में DPI इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सोशल इम्पैक्ट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। भारत की ओर से मैं इसमें $25 मिलियन की प्रारंभिक राशि की जोड़ने की घोषणा भी करता हूं।
सुरक्षित, विश्वसनीय, जवाबदेह और समावेशी, जो मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा, निजता और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान करता हो, वो ही सर्विस डिलीवरी और इनोवेशन को बेहतर कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ उपलब्धियां। भारत ने केवल 6 वर्षों में 47 वर्षों की वित्तीय समावेशन प्रगति हासिल की है। जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी की सहायता से वित्तीय समावेशन दर को 2008 में 25% से बढ़ाकर 6 वर्षों के भीतर 80% से अधिक किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें एक विशेषता ये भी है कि इनमें 56% खाता धारक महिलाएं हैं। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के उपयोग में निरंतर वृद्धि जारी है। वित्त वर्ष 2022-23 में यूपीआई लेन देन भारत की नॉमिनल जीडीपी के 50% के करीब पहुंच गया। इसके अलावा केवाईसी की अनुपालन लागत में कमी आई। यूपीआई पे नाउ लिंकेज के कारण विदेशों से त्वरित और सस्ते भुगतान सुनिश्चित हुए। साथ ही डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर ने लोगों का डेटा पर नियंत्रण बढ़ाया और नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। भारत ने G20 का सफल आयोजन कर पूरी दुनिया में अपनी साख को और सशक्त करने का काम किया है। कुल 10 महीने के अंदर देश भर के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई। भारत में जिस तरह 9 और 10 सितंबर को सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले और वैश्विक मसलों पर मंथन किया और चुनौतियों से एक साथ निपटने का संकल्प लिया गया, ये यही दर्शाता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। डीबीआई मोर्चे पर मिली है सफलता, लेकिन कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होगी जब हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर। इस पर होगी खास बातचीत, जुड़ेंगे विशेष मेहमान हमारे साथ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। और इसी ईटी फोकस यानी डीपीआई किस तरह से गेम चेंजर साबित हो रहा है, इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभिमल भट्टाचार्य जी, विशेषज्ञ आईटी और डिजिटल सेवाएं, हमारे साथ मौजूद है। भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से जो फैसले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लिए गए G20 में, उसको एक सफलता के रूप में कल हम देख सकते हैं। जो रिपोजिटरी तैयार करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, कितना बड़ा गेम चेंजर आप इसको मानते हैं भट्टाचार्य जी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के पूरे सेक्टर को लेकर? देखिए, जब हमारे देश में G20 सम्मेलन हुए थे पिछले सितंबर में, और तब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर भारत की तरफ से बहुत महत्व दिया गया था। और इसके पहले भी जिस तरीका से ग्लोबल साउथ देशों को किस तरीका से डीपीआई से लाभ हो सकता है, किस तरीका से इनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसके ऊपर भारत ने काफी काम किया। और जब लीडर्स डिक्लेरेशन ये G20 में हुए थे, उसमें डीपीआई के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया गया था। और इसमें रिपोजिटरी की बात हुई थी। कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि 16 देशों में से 50 ऐसे डिजिटल प्रणाली जिसको इस रिपोजिटरी में रखा जाएगा, जिसको सभी देशों को इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये जो वर्चुअल समिट, प्रधानमंत्री ने समिट की तरफ बात की थी कि हमारी जो डिजिटल G20 की प्रेसिडेंसी जो नवंबर 30 तक है, इसके पहले हम एक वर्चुअल समिट में करेंगे। इतने कम समय में ये करके दिखाएगा, ये शायद बहुत लोगों ने नहीं सोचा था। और विशेषकर जो ग्लोबल साउथ के देशों है, उसमें इनमें बहुत उल्लास है कि एक इस तरीका से सुविधा इनको मुफ्त में मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जितनी आइडेंटिटी या पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की जितनी कुछ भी बात है, ये कमर्शियल तरीका से कुछ कंपनीज इसको चलाते हैं। लेकिन जब भारत में आके इसको एक ग्लोबल गुड, एक फ्री अवेलेबल इंक्लूसिव अप्रोच से इसको इस्तेमाल किया है, और जिस तरीका से ये रिपोजिटरी बनाया, मुझे लगता है ये बहुत देशों को फायदा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम सरकार ने लिया है। भट्टाचार्य जी, जब हम सोशल इम्पैक्ट फंड्स का प्रस्ताव कल प्रधानमंत्री ने रखा, ये कितना बड़ा सहायक साबित होगा? क्योंकि जिस तरह से हम जान रहे हैं कि करीबन 16 देशों में से जो 50 से ज़्यादा हैं वो डीपीआई से जुड़ गए हैं।
हाँ, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम दिया है और भारत ने, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि $25 मिलियन एक इनिशियल अमाउंट दे रहे। देखिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रीज को पैसा चाहिए। जब समिट भी हुए थे और समिट के पहले जब ये इस इश्यूज को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जब डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत सारे देशों की टीम्स के बीच में कॉन्वर्सेशन है, उसमें एक किस तरीका से इसको आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी रहे, तो इसमें काफी बातचीत हुई। और अब जब ये सोशल इम्पैक्ट फंड जिसमें भारत ने रखा है और भी बहुत सारे देश रखेंगे, मुझे लगता है ये ग्लोबल साउथ को बहुत फायदा होगा। जी। हम जो इसको आगे रखा है हमारी तरफ से, ये डीपीआई की, हमने अपने जो पिछले कुछ सालों की एक इतनी पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन, एक इकोसिस्टम हमने अपने देश में, ये जो वातावरण हमने किया था, ये जिसमें हमारे सिटीजन्स इस तरीके से जोड़ गए हैं। अगर आप देखें आधार के माध्यम से जिस तरीके से आइडेंटिटी या यूनिक आइडेंटिटी मैनेज हुआ है, इसके बाद जो जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स देश में आगे बढ़ा है, आज दुनिया के करीब 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन पर महीना में हमारे देश से होता है। तो ये जो सक्सेसफुली एक स्केलेबल मॉडल की तरफ से हम चलाए, उसको हम दूसरे देशों को भी जब देंगे उनको भी फायदा होता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही है भट्टाचार्य जी, क्योंकि यूपीआई के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति हम देख रहे हैं, पहले एक हिचक होती थी खास तौर पर तमाम जो विकसित देश होते थे कि जो अपनी डिजिटल प्रणाली है उसको शेयर करने में, साझा करने में। क्या लगता है कि G20 के इस मंच के माध्यम से क्या वो हिचक अब दूर होती हुई नजर आती है? हिचक तो दूर हमने कर दी है, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल वेंचर की तरफ से हमेशा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी होती थी पहले। अब हमने जो रखे, बहुत सारे देशों के पास पैसे नहीं होते इस तरीका की गवर्नेंस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो इस चीज को फायदा उठाते हैं। हमने जिस अप्रोच से इसको आगे बढ़ाया है, हमने इनकी जो कठिनाई इनको हमने दूर किया। इसलिए मुझे लगता है कि हमने एक रिवोल्यूशनरी स्टेप इसमें लिए है कि आगे इन देशों में भी उस तरीका की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने और एक इंक्लूसिव अप्रोच हुए। देखिए, दुनिया तो इंटरनेट जब से आए हैं, इसके बाद पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से जितने फायदा उठा सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल, जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे इतने बड़े देश है, इतने पॉपुलेशन है, तो और इस तरीका से हमारे जो इंटरेक्शन हो रहा है, जितने ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, जितनी सिक्योर तरीका से हो रहा है, जितनी स्केलेबल तरीका से हो रहा है, इससे लोगों को एक कॉन्फिडेंस है दुनिया भर में कि भारत जो आईटी में खुद काम करते हैं और इसके बाद अपने देश में इम्प्लीमेंट किए हुए, हम भी इसको उठाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो हमारे भी लाभ होंगे। और जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, क्योंकि एक मजबूत डीपीआई खड़ा करने के लिए हमको पैसे, वित्त की ज़रूरत है, जिसके लिए लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी कई बातें हम यहाँ पर कहीं कल वर्चुअल समिट में, किस तरह से विकासशील देशों के लिए ये पूरा फोरम डीपीआई के लिहाज से खासतौर पर उन तक पैसा पहुँचाने में मददगार साबित होगा? फायदा तो होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंटरेस्ट लिए। वर्ल्ड बैंक भी डीपीआई और की प्रयास, भारत की प्रयास जो G20 में है उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट है। और अगर ये सोशल इम्पैक्ट फंड का जो कोष बनेगा, उसमें और सारे देशों की कंट्रीब्यूशन भी आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे देश है उनके लिए बहुत सारे फायदा होंगे। तो ओवरऑल एक बड़ा कदम हमने लिया हुआ है और हमने अपने आप इनिशियल फंड डाल के इसमें, मुझे लगता है कि दूसरे देशों को भी एक रास्ता दिखाए कि आप भी आके सपोर्ट करो, क्योंकि हर चीज में सिर्फ प्रॉफिट और उस एंगल से देखा नहीं जाए, जिसमें सोशल इम्पैक्ट होता है उसमें आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सोशल इम्पैक्ट भी, ह्यूमन इंटरेस्ट भी, और ख़ास तौर पर विकसित और विकासशील देश एक मंच पर तमाम आर्थिक जो समाधान है उनके साथ आगे आते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टाचार्य जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं डीपीआई की, तो डीपीआई को लेकर
उल्लेखनीय काम के रूप में जिस तरह से रिपोजिटरी तैयार है, सोशल इम्पैक्ट फंड का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने रखा, तो हम खास तौर पर डिजिटल जो लेन देन है या डिजिटल तरीके से जिस तरह से पूरी प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाएगा वो आने वाले समय में देखेंगे। रुक करते हैं अब एक अहम खबर का और एक अनूठी खबर का। शहरों में भविष्य के बुनियादी ढांचे के बेहतर निर्माण की प्लानिंग और मौजूदा दिक्कतों को दूर करने के लिए अब शहरों के डिजिटल ट्विन्स बनाने की तैयारी है। जी हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया ने जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ मिलकर देश के मुख्य शहरों की जो जियो स्पेशल डिजिटल अवतार हैं उनकी तैयारी कर ली है। भारत के प्रमुख नगरों में 3D डिजिटल मैपिंग के जरिए सटीक भू जो स्थानीय आंकड़े हैं वो जुटाए जाएंगे, जिनका उपयोग देश की बड़ी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और नागरिकों को भी सुविधाएं देने के लिए किया जाएगा। जेनेसिस के CEO साजिद मलिक से बात की है हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए सुनते हैं। जेनेसिस इंटरनेशनल के CEO साजिद मलिक हैं, जिन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक करार किया है देश की डिजिटल मैपिंग करने का, देश का एक डिजिटल ट्विन बनाने का। बहुत धन्यवाद साजिद। ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या, थोड़ा सा समझाइए। ये जो है इंडिया में पहले बार एक एकदम एक्यूरेट डेटा सेट बनाया गया है, जो कि उसके जो यूसेज हैं वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज़ में काम में आएंगी। अब जैसे हमारे जो आम आदमी को तकलीफ़ होती है हमारे शहरों में, फ्लडिंग के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो ये सब चीज़ का प्लानिंग और मेंटेनेंस जो है या तो वार्निंग जो है वो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि इस टाइप का एक्यूरेट डेटा पहले बार बन रहा है। साहब, ये डिजिटल ट्विन शहरों का आप बनाएंगे, उसका मतलब क्या है, उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो ये जो आपने अभी तक जो मैप देखा होगा वो 2D होता है, तो ये जो डिजिटल ट्विन है वो 3D है, यानी जो आपका एक्चुअली जैसे सिटी है उसका रियल मॉडल बनेगा, ताकि दिस विल बी अ बेटर वे, यानी इससे जो हिस्टोरिकल मैपिंग से ये और बेहतर मेथड है, एक्यूरेट मेथड है काम करने के लिए। आपने कहा कि सेंटीमीटर एक्यूरेसी के साथ आप मेजरमेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट कैन हेल्प इन डिजाइनिंग एंड इन मे बी राइट फ्रॉम आप लेइंग अ रोड टू पुटिंग अ टेलीकॉम टावर टू योर ट्रैफिक मैनेजमेंट टू एनी एरिया, हर एक एरिया में आपको आप खुद समझ सकते हो कि अगर आपके पास डेटा एक्यूरेट हो तो आपका काम भी एक्यूरेट होगा, आपका डेटा अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपका काम भी इतना एक्यूरेट नहीं होगा। फाइनली, क्या जेनेसिस इंटरनेशनल मेड इन इंडिया कंपनी है, मेड फॉर द वर्ल्ड? हम तो ये हमारे देश के लिए कर रहे हैं, और हमने ये जो नई जो जियो स्पेशल पॉलिसी लिखी उसके हम हमारे खुद के पैसे, हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट करके हम डेटा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जाजिद वक्त निकालने के लिए। तो स्पेशल ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें अभी 2022 में नई पॉलिसी बनी है, उसका फ़ायदा न केवल सरकार को मिल रहा है, न केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिलने जा रहा है, बल्कि कई सारी कंपनियां जो कि निजी क्षेत्र में है, जो कई सारी स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो भी इस क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही हैं, और कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए, उसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसी पर फोकस है। अजय मिश्र, DD न्यूज़। तो डिजिटल मैपिंग से शहरों के प्रबंधन में मिलेगी मदद। और अब रुक करते हैं कारोबार से जगत से जुड़ी खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। DGCA ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित नियमों का पालन न करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। DGCA ने दिल्ली, कोची और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर एयरलाइनों का निरीक्षण किया था और पाया था कि एयर इंडिया प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत 2031-32 तक कम से कम 80 गीगावाट जोड़ने की योजना के साथ अपनी कोयला संचालित उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह कदम नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ते जोर के बावजूद कोयले पर देश की निरंतर निर्भरता को रेखांकित करता है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि देश के सर्विस सेक्टर में ई कॉमर्स अपना अहम योगदान दे रहा है और आने वाले दिनों में ई कॉमर्स के कारोबार में तेज बढ़ोतरी होगी। सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन फंड जैसे कार्यक्रम से भी घरेलू ई कॉमर्स को काफी समर्थन मिला है। वित्त मंत्रालय की अक्टूबर की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक ई कॉमर्स का कारोबार $163 अरब तक पहुँच सकता है। कृषि विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए SBI ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में GDP की वृद्धि दर 6.9% से 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। SBI का पूर्वानुमान RBI के 6.5 के पूर्वानुमान से अधिक है।
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के आईपीओ को खुलने के दूसरे दिन बुधवार को भी निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला। यह इश्यू 4.56 गुना सब्सक्राइब हो गया है। इसे कुल 200 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां मिल गई हैं, जबकि ऑफर पर 47.09 करोड़ शेयर हैं। निवेशकों के पास इसमें 23 नवंबर तक निवेश का मौका होगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी को डिलीवरी शुल्क पर 500 करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स अधिकारियों और फूड डिलीवरी ऐप्स के बीच डिलीवरी फीस को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए का विवाद है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में एप्पल इंक ने भारत से $5 अरब से ज्यादा कीमत के आईफोन का निर्यात किया है। देश से आईफोन का निर्यात पिछले साल अप्रैल-अक्टूबर की तुलना में 177% बढ़ गया है। उद्योग और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एप्पल ने अप्रैल-अक्टूबर 2022 में आईफोन बनाने वाली 3 कंपनियों के जरिए देश से $1.8 अरब मूल्य के हैंडसेट निर्यात किए थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्र भारतीय उत्पादों के लिए एक नया संभावित बाजार बन रहा है, क्योंकि 2018-19 से 2022-23 तक इस क्षेत्र में निर्यात 39% से अधिक बढ़ गया है। गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो यातायात और ग्राहक शिपमेंट व उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI और अमेज़न के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। IWAI और अमेज़न के बीच यह सहयोग हमारे अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से ई-कॉमर्स कार्गो के परिवहन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL का कहना है कि उसके मंच पर डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। CDSL सक्रिय डीमैट खातों के मामले में देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है और निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खाता खोलकर प्रतिभूतियां जमा करने की अनुमति देती है। तो ये थी कारोबार जगत से जुड़ी तमाम सुर्खियाँ फटाफट अंदाज में, लेकिन इकोनॉमी टुडे में वक्त को चला के हम आपसे विदा लें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए फोकस के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।